डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। कह रही जी बैंक में हमने डिपॉजिट किया और उसमें एक करंट अकाउंट ओपन किया। तो भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो तो करंट अकाउंट ही ओपन करते, सेविंग अकाउंट की तो बात ही नहीं होती। तो हमने डिपॉजिट किया, इन्होंने ये तो नहीं बोला कि घर से पैसे लाए थे वो डिपॉजिट किए, नहीं। तो हमने इसमें बैंक में जाके डिपॉजिट किया। अब एक बात बताइए, इसमें दो अकाउंट आपके सामने आ रहा है, एक बैंक है और दूसरा है कैश। तो इसमें कैटेगराइज करा जाए तो बैंक हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी? इंक्रीज या डिक्रीज? डेबिट या क्रेडिट? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट। करते जाइए साथ साथ में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखेंगे सर बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इन टू बैंक। डेट जो गिवन है बेटा 1 अप्रैल वो लिख लीजिए। अमाउंट गिवन है बेटा 1 लाख, ये लिख लीजिए। सॉरी 10,000। बताइए बच्चे, ये समझ में आया आपको? कोई मुश्किल तो नहीं? नेक्स्ट पे आ जाइए सर। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से बेटा हमने विड्रॉ किया है। अगर हम बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक कम हो जाएगा, बैंक में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है, कैश अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे सर? डेबिट। और क्लियर है, बैंक डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि बैंक एसेट्स है। लिख लीजिए। तो जर्नल एंट्री होगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ बेटा, इसे काउंटर एंट्री ही कहते हैं। पता है आपको, जो टैली सॉफ्टवेयर होता है ना, टैली सॉफ्टवेयर में उसमें ना फंक्शंस होते हैं कि आपको कैश आएगा तो कौन सा बटन दबा के क्लियर करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, पेमेंट के लिए कहाँ पे एंट्री करनी है, और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या करना है। कॉन्ट्रा को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। बीइंग कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अमाउंट है बेटा 50,000 रुपये। क्या हो गया यार, आज पावर बढ़ गया नहीं? सही। रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश, एक चेक मिला है बेटा किससे? रमेश से। टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000, जिसको हमने सामान बेचा था बेटा 12,000 रुपये का, उससे हमें मिला है। हमने इसे 12,000 का सामान बेचा था और उसने हमें क्या दिया? एक चेक दिया। अब देखिए, जो चेक आपको मिल रहा है इसके बारे में जब भी आपको मालूम है ना कि जब भी चेक मिले तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि वो चेक आपने डिपॉजिट किया है या नहीं किया। तो ये चेक आपको रिसीव हुआ 5 तारीख को। अब ये जो चेक है इसके बारे में देखो, नीचे कहीं पे लिखा हुआ है क्या? तो 7 तारीख को लिखा हुआ ये चेक डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब 5 तारीख को सिर्फ रिसीव हुआ था, डिपॉजिट नहीं हुआ था। तो बेटा वो बात की बात है, पहले तो डिपॉजिट होगा, है ना। तो 5 तारीख की अगर हम बात करें तो 5 तारीख को एक चेक हमारे पास आया और वो हमारे पास ही रहा। तो जो चेक हमारे पास आता है और बैंक में हम डिपॉजिट नहीं करते, उसे किस नाम से लिखते हैं बेटा? चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और ये चेक आया कहाँ से था? रमेश। रमेश, ये लो जी, रमेश को हमने क्रेडिट कर दिया। और क्या इसमें डिस्काउंट भी था? तो ये रमेश जो है बेटा पहले डिस्काउंट आएगा यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, ये डेबिट होगा, टू रमेश आएगा।
being check received from रमेश भाई। अब अमाउंट की बात करें बेटा, जो चेक रिसीव हुआ है वो बताया नहीं चेक कितने का, उन्होंने ये बोला कि हमने उसको सामान कितने का सेल किया था, 12,000 का सामान सेल किया था, समझ रहे। उसने ये बताया कि सामान आपने कितने का सेल किया था, 12,000, तो उसको 12,000 रुपये देने थे। तो 12,000 में हमने उसको बोला ठीक है भाई 1% का आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो 12,000 में 1% का डिस्काउंट कितना हो जाता है पता है आपको? 12,000 में 1% का डिस्काउंट, मैम बोलो बोलो, 120 है ना, सही बोला है। तो 12,000 में 120 के कितना बचा है ना, मुश्किल है ना, 11,880। क्या बात है भाई, समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए 5 तारीख हो गया जी, अब आएंगे 7 तारीख पे, ज़रा इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट। अप्रैल फूल बनाया उनका गुस्सा। मुझे समझेगा, सर्दी लगी अभी। 7 तारीख, रमेश चेक डिपॉजिट इन द बैंक। रमेश का चेक आपने क्या करा बेटा, डिपॉजिट कर दिया। कहाँ? रमेश का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अच्छा, ये जो चेक हमारे पास पड़ा हुआ था इसको अगर हम डिपॉजिट कर देंगे तो बताइए क्या होगा, बैंक में पैसे कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो लायबिलिटी होता है। वेरी गुड, चलो पता है आपको, एंट्री करके देखते। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो चेक डेबिट में था बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। बोलिए अमाउंट 11,880 का चेक है सर। यहां लिखिए जी, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये 7 अप्रैल की बात है। अब आएंगे सर 9 अप्रैल को, ठीक है सर, आ जाओ सर, 9 अप्रैल की कहानी अभी सुन ही लेते हैं। नाइन अप्रैल रीड करें आप। रमेश चेक डिसऑनर्ड, कि रमेश का जो चेक हमने बैंक में जमा किया था वो डिसऑनर भी हो गया और बैंक वालों ने अलग से 20 रुपये का चार्ज भी डिडक्ट कर लिया, बैंक चार्जेस भी है ये। अब एक बात बताइए, जो आपने चेक जमा किया था बेटा तो उसे तो आपने डेबिट किया था बैंक को, अब अगर वो चेक कैंसिल हो जाए तो ये बैंक में पैसा और बढ़ेगा या घट जाएगा? ये आपने बढ़ा रखा है तो इसे कम कर लेना चाहिए। और एक और प्रॉब्लम ये है कि बैंक ने 20 रुपये अलग से और काट लिए, तो सिर्फ इतना कम नहीं होगा, इसके अलावा 20 रुपये और कम हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो बैंक आपका कम हो गया इसलिए डेबिट करते हैं, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए एंट्री कर लेते हैं सर इसके बारे में। ले, तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा और डेबिट में क्या आएगा, ध्यान से देखना बेटा। जिसका चेक था हम उसे बुलाएंगे, बोलेंगे भाई साहब आप अपना चेक ले जाओ, और साथ में जो हमने बैंक में जमा किया था तो हमारा बैंक कम हो जाएगा। बेटा इधर ध्यान देना, यहाँ मिस्टेक हो जाती कई बार। और सर और क्या करेंगे? और जो ये डिस्काउंट दिया था ना, डिस्काउंट समझ रहे हैं आप?
ये जो डिस्काउंट दिया था ये डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा सर। सर ये क्यों हो रहा है, ध्यान से समझना, पहले इतना समझते हैं फिर बैंक चार्जेस के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चे, आपने कोई चेक किसी से लिया और आपने उसे बोला कि भाई आप पैसे दे रहे हो तो चलो 120 रुपये का हम डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन वो चेक कैंसिल हो जाए, वो जो नोट आपको मिला है वो चल ही नहीं रहा है, और आपने डिस्काउंट इसलिए दिया था क्योंकि वो अर्जेंट पेमेंट कर रहा था, इमीडिएटली पेमेंट में आपने डिस्काउंट दे दिया। अब क्या वो पेमेंट हुआ है, तो वो डिस्काउंट भी नहीं, फिर डिस्काउंट भी कैंसिल। तो ये जो डिस्काउंट डेबिट था ना बेटा, उससे भी क्रेडिट करना पड़ेगा और बैंक भी क्रेडिट होगा, समझ रहे हैं सर। बैंक क्रेडिट जब होगा तो बैंक में कितने पैसे से क्रेडिट होगा, बैंक पता है आपको, 11,880। और अगर हमारा कमिटमेंट ये है कि जितने का चेक है उतने से बैंक कम हुआ प्लस कितने के चार्जेस गए, तो मैं सामने वाले पार्टी से मांगूंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो ऐसा है, ये तो चेक और प्लस 20 रुपए का तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ, आप वो भी दो, और जो डिस्काउंट था वो भी हम आपका कैंसिल कर देंगे। तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 120, तो ये हो जाएगा, और ये 11,900 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इस बार कितनी आ जाएगी सर, 12,220। आ रही बात समझ में। देखो सर, उस बंदे का टोटल, उस बंदे पे मेरे कितने पैसे बाकी थे पहले, पेमेंट से पहले 12,000। अब जो उसने दिया पैसा वो चला नहीं, तो 12,000 रुपये तो मुझे मांगना है, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हो गया 20 रुपये का, वो भी मैं मांगूंगा उससे, तो टोटल 1220 मांगने वालों। क्लियर है। तो ये बैंक कम हुआ, पूरा का पूरा पैसा किसके नाम से लिखूंगा मैं, रमेश के नाम से लिखूंगा। ये बैंक के चार्जेस जो कटे तो हैं, लेकिन वो मेरे नहीं है, किसके हिस्से में जाएंगे, रमेश के हिस्से में। एक तरीके से एक ये एंट्री होती है। एक और होता है जिसमें आप बैंक चार्जेस को अपने लिए लिख लीजिए, अब बाद में जाके आप रमेश के हिस्से में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकट बन रहा था वो मैंने बना दिया, बस नोट कर लीजिए इसको फटाफट। बात बताइए, मैंने ये एंट्री करी, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगाया है। पहली चीज़ ये कि जो बैंक से पैसे कम हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है, मैं रमेश से मांग रहा हूँ इसलिए रमेश में जोड़ दिया। लेकिन मैं अगर माफ़ कर दूँ उसको तो तब तो मेरा खर्च हो जाएगा, वो 20 रुपये जो कम हुए वो किसके हिस्से में आएगा फिर। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो दूसरा है ये, लेकिन ये क्या अजम्पशन है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कितने सारे चेक डिस्काउंट हो जाते नहीं मांगते, मतलब डिसऑनर हो जाते लोग नहीं मांगते उससे चार्जेस, और कुछ लोग हैं उससे मांग लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केस करके उसके 4 गुना मांग लेते हैं। तो यहां पे अगर एंट्री दूसरी मैं बनाने चाहूंगा तो क्या बनेगा, मैं आपको साथ साथ में बता दे रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। रमेश डेबिट, सर बैंक क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट तो कैंसिल होना ही है, वो डिस्काउंट अब डिस्काउंट रहा ही नहीं, डिस्काउंट ना रहा, तो बैंक में टोटल 11,900 बेटा, और डिस्काउंट कितने का 120, इससे मैं 12,000 ही मांग रहा हूं। कौन सा वाला पैसा नहीं मांग रहा इससे, बैंक चार्जेस। तो सर फिर बैंक चार्जेस को मैं डेबिट करूंगा, अपने हिस्से में लिखूंगा, अपना खर्चा है डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस है ये। एक तरीका सर ये है, आपको कौन सा पसंद आया, ऊपर वाला, लेकिन लोग करते नहीं है ऐसे, ठीक, मतलब रियल लाइफ में आपके ऊपर है। अगर आपकी पार्टी सामने वाली 20 रुपये दे रही है, तैयार है वो चार्जेस देने को, बेटा ये अमाउंट तो छोटा था 12,000 का ना, 2 लाख का चेक कैंसिल हो जाए तो पता लगा 2,000 रुपये के चार्जेस ले लिए, 500 के चार्जेस काट गए, तो लोग मांगते हैं सामने वाले से। लेकिन आप नहीं मान रहे तब तो आपको ये करना है, और मांग रहे हैं तो आपको ये एंट्री करनी है। समझ में आ गई बात। सर हम एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में सर दोनों चिपका के आ जाना, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि जो आपको पेपर चेक करेंगे उनको किस चीज अवेयरनेस है या नहीं है इस बात की। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलें आगे बढ़े, चलिए जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नोट कर लो बेटा, इसको तो नोट नहीं किया होगा आपने ना, नोट तो करो पहले। ट्रांजैक्शन जी बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट जो है 20। अब ये आपके कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर देगा। देखो 20 में आप देखेंगे लिखा हुआ रमेश
सेटल्ड हिज अकाउंट। रमेश ने पैसे दिए, अभी रमेश का चेक कैंसिल हुआ था ना, तो रमेश ने पैसे दिए। अब बताइए एक बात ध्यान देना इधर बेटा, मुझे बताओ रमेश पे इस हिसाब से, इस वाले एंट्री के हिसाब से, इधर 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 इस वाले एंट्रीज के हिसाब से रमेश के ऊपर कितने बन रहे थे बच्चे, कितना बन रहा था, और इसके हिसाब से 12,000। अब आइए क्वेश्चन को रीड करिए। उन्होंने लिखा रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक। रमेश ने फिर से दोबारा चेक दे दिया, इंक्लूडिंग 60 रुपीज इंटरेस्ट, और 60 रुपए अलग से इंटरेस्ट की भी दिए। भला आदमी है, 9 से लेके 20 तारीख तक के लिए देखो इंटरेस्ट भी दिया। कितना दिया, 60 रुपए का इंटरेस्ट दिया। टोटल अमाउंट कितने का चेक में लिखा हुआ है, 1280 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कितना लिखा हुआ है, 12,080। अब बताओ 12,080 क्यों दिए भाई, जब 60 रुपए इंटरेस्ट के दे रहा था तो वो उसने क्या समझ के दिया, ये बैंक चार्जेस भी जोड़ के दे रहा है ना, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में ये वाली चीज एप्लीकेबल हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें 60 रुपीज अलग से ऐड होकर आया, ये एंट्री इसके लिए नहीं हुई, इन्होंने ये किया, अपने पार्टी से पैसे उसके भी लिए। कर सकते हैं वो एंट्री चेक मिलने की। अब चेक मिला है हमें, उसके साथ में क्या मिला है बेटा, इंटरेस्ट भी मिला है। इस बात का भी ख्याल रखेंगे, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है, उसको भी लिखना पड़ेगा अलग से। चलिए उसे लिख लेते हैं जरा। देखिए बेटा एक चेक हमारे पास दोबारा आया। अब ये चेक जो हमारे पास आया, फिर से चेक करो इस चेक को हमने डिपॉजिट किया है कि नहीं किया। कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको आपको देखना पड़ेगा। रमेश का चेक जो दोबारा हमें मिल रहा है 1280 रुपये का, वो कहीं पे भी इसका जिक्र है क्या, नहीं है 1280 का जिक्र। इसका मतलब ये है कि इस चेक को हमने सेम डे क्या करा है बेटा, डिपॉजिट कर दिया है। तो अगर आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो बताइए कितनी डेट थी बेटा इसकी, 20 अप्रैल। तो बेटा ये बैंक हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितनी वैल्यू से होगा, 12,080 से। समझ में आई बात। अब ये चेक दिया किसने है, अभी आप नोट कर रहे हो क्या, नहीं करना अभी, 2 मिनट रुको। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, रमेश ने। तो रमेश को भी हमने कितना लिखा, 12,080। लेकिन बेटा इस वाली एंट्री से पहले, पैसे मिलने से पहले हमें एक और एंट्री करनी है, वो है इंटरेस्ट की एंट्री। ध्यान से सुनेंगे भाई, किसी बंदे पे 1260 रुपये हैं या 1220 रुपये कुछ ऐसा बन रहा था, 12,020। अब अगर वो 12,080 दे रहा है तो हम उससे मांगेंगे 12,080 तो मिलेगा हमें। तो मांगने के लिए पहले उसे 60 रुपये का एसेट्स बनाना पड़ेगा, तभी तो मांगेंगे। तो एक इंटरेस्ट का ड्यू की एंट्री हमें करनी पड़ेगी पहले। ध्यान से समझना कैसे। हम रमेश को बोलेंगे, रमेश भाई आपके पास ना हमारे पहले से 1220 रुपये थे, 60 रुपये और आपके ऊपर निकल रहे हैं हमारे। उसने बोला जी किस बात के, हमने बोला साहब वो पैसे हैं हमारे इंटरेस्ट के हैं। किस बात के हैं बेटा, इंटरेस्ट के। क्लियर है। अब रमेश पे टोटल कितना बकाया हो गया बोलो, 1200। तो नेक्स्ट टाइम वो कितना दे देगा मुझे, 1280 दे देगा और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने ये एंट्री नहीं करी तो रमेश का अकाउंट 1280 क्रेडिट में आएगा, जबकि रमेश का अकाउंट पहले डेबिट 1200 सिर्फ 20 था। तो डेबिट क्रेडिट से फिर से बैलेंस हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी और 60 रुपए की। एक बार रमेश डेबिट हुआ है 1220 रुपए से, दूसरी बार रमेश कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1280 से। तो क्रेडिट ज़्यादा हो गया। क्रेडिट ज़्यादा हो जाना मतलब मेरे ऊपर लायबिलिटी है 60 रुपए की। इसलिए इस एंट्री का ध्यान रखना है कि उससे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये वैसे तो पहले किया जाता, लेकिन आप बाद में भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है कि रमेश का अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा अमाउंट रिसीव हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सर नरेशन के लिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू, हमारा इंटरेस्ट बाकी रह गया, या एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे बेटा
यहाँ क्या लिखेंगे सर आप? यहाँ लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश। ये आगे पीछे कर सकते हैं, डेट सेम है तो कोई मसला नहीं। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा कस्टमर इन बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया बेटा, बैंक में आपका बैलेंस जो है बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्रेडिट कर दें फिर क्या करें? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा 8000, यहां लिखेंगे आप बीइंग directly deposited by customer। $21 समझ में आया बेटा? अब आइए नेक्स्ट 23 अप्रैल। April, bank draft got issued in favor of Messrs Lal and Sons। बेटा आज पहले कभी ऐसा होता था कि आप पैसे बैंक में दे के जाइए, वो ड्राफ्ट बना के देते थे चेक की तरह। अब ये रूल हो गया है कि आपका अकाउंट अगर है तभी ड्राफ्ट बनाते हैं, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है। तो आप ये समझ लीजिए एक तरीके का सॉरी चेक हो गया ये। तो बैंक ड्राफ्ट आपने किसी के फेवर में इशू किया, मतलब एक तरीके से चेक इशू किया आपने। किसके फेवर में इशू किया था बेटा? मैसर्स लाल एंड सन्स। तो बैंक वाले ने आपको बैंक ड्राफ्ट बनाने के कुछ चार्जेस लिए हैं। कितने चार्जेस लिए हैं? 700 के चार्जेस लिए। तो इसका मतलब है कि सर आपने बैंक से पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया बताओ? मैसर्स लाल एंड सन्स डेबिट। समझ में आ रही बात? इसको आप पेमेंट कर रहे हो, किस बात की? लायबिलिटी है। लेकिन इसे आप टोटल कितने का पेमेंट कर रहे हो? इधर देखो बेटा, कितने का पेमेंट कर रहे हो? और जब बैंक से बात हो रही थी तो वो बैंक से आपके अकाउंट में से पैसे कितने डिडक्ट हुए पता है आपको? 5700। किस बात के भाई? 700 रुपये चार्जेस के। ये चार्जेस ये देगा क्या? वो हमारे खुद के। तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे इसके लिए? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस। बेटा अब ना जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, कहीं फॉर्म भरेंगे तो क्या होता है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। ये कुछ साल पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, नेट बैंकिंग से पेमेंट नहीं था। तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वहाँ पे आप पेमेंट कैसे करेंगे? तो वो आपसे ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट लेते थे, एक ड्राफ्ट बनवाते थे। आज भी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह में ड्राफ्ट पेमेंट होता है, ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको। ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी पहले ड्राफ्ट से ही पेमेंट होता था। ये बात समझ में आ गई बेटा? जितना बड़ा अमाउंट होता है उसी हिसाब से चार्जेस लगते हैं। बीइंग ड्राफ्ट इशूड टू मैसर्स लाल एंड सन्स। चलिए जी, 23 अप्रैल भी मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 28 आ जाते हैं। एक बार आप रीड कर लीजिए। 28, a bill of exchange 4000 due आफ्टर 1 मंथ। कह रहे एक बिल ऑफ एक्सचेंज जिसका ड्यू डेट जो है 1 महीने के बाद का है, यानी एक बिल मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बिल अब आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, मतलब एक चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर आपके पास नहीं है, ये एंट्रीज आ सकती हैं। तो एक बिल है, एक तरीके से आप समझ लीजिए एक चेक जिसपे ना 1 महीने के बाद की डेट डली हुई है। अभी ये फरवरी चल रहा है, उस पर डेट डली हुई है मार्च की, और वो बिल जो है 4000 का है। वो चेक जो है कितने का है? 4000 का। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं क्या करूं भाई?
बैंक में अभी जमा नहीं कर सकता, बैंक में जमा कर सकता हूं क्योंकि नेक्स्ट मंथ का डेट है तो उसके बाद ही जमा कर सकता हूं, उससे पहले जमा तो नहीं कर सकता। तो मैंने ऐसे बंदे को ढूंढा है, यार देख मेरे पे चेक है, नेक्स्ट मंथ पैसे आ जाएंगे, मुझे कुछ पैसे दे दे, कोई देने को तैयार नहीं। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला जी मैं दे दूंगा आपको पैसे, लेकिन मैं आपको 1 महीने पहले दे रहा हूं, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो उसे कहते हैं, बैंक वाला कुछ पैसे काट के आपको दे देता है, वो अपने बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि आपको 1 महीने पहले आपको पैसे दे रहा है। उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक वाला जो चार्ज कर रहा होता है। अब इस क्वेश्चन को आप रीड करिए दोबारा से। क्या लिखा हुआ बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 ड्यू, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बकाया था 4000 का, जिसका ड्यू डेट आ रहा था 1 महीने बाद, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक फॉर 3800। बैंक से इसे डिस्काउंट करवा लिया, बैंक ने कितने पैसे दिए? 3800, और कितना डिडक्ट कर लिया सर? 200 रुपये उसने डिडक्ट कर लिए। तो देखिए मैं लिखूंगा सर मेरे बैंक में पैसे आ गए, लेकिन आया कितना? 3800। बैंक वालों ने मुझसे कुछ चार्जेस काटे, उस चार्जेस का नाम डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, और मुझसे मेरे पास जो बिल था वो मैंने बैंक वालों को दे दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट। टोटल ये 4000, और बेटा यहाँ पे आएगा 200। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब आइए सर 28 के बाद कौन सी डेट है? चलिए जी 30 पे आ जाइए। अब 30 अप्रैल में क्या कहानी? रिसीव चेक 1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स, यानी 5 बजे के बाद आपके पास चेक आया, आप बैंक में जमा भी नहीं कर सकते जाके, तो क्या सेम डे चेक डिपॉजिट हुआ? तो सर अगर डिपॉजिट नहीं हुआ है तो चेक कोई रिसीव हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम 1000। being जी चले बेटा आगे बढ़े। 30th भी हो गया। 30th के बाद कौन सी डेट है? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक बार रीड करो जरा, बताइए सर। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन द बैंक। कह रहे जितने का आपने सेल किया था उसका जो हाफ है ना बेटा, वो हमने क्या करा? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करना चाहें तो हम ऐसे करेंगे, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, सॉरी कॉन्ट्रा नहीं, कंपाउंड एंट्री, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक में कितना लिख दूं जाके बताइए? 3500, और कैश में भी कितना, और क्रेडिट में बेटा सेल्स अकाउंट 7000। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा ये कि आप पहले सेल कर दो कैश में और फिर कॉन्ट्रा एंट्री कर दो, लेकिन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सेम डे डिपॉजिट हो रहा था, आप ऐसे कर सकते हैं। बच्चे समझ में आया? आगे बढ़ जाएं। चलिए जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए निकालता हूं।